शेयर मार्केट से कैसे बनाए मैंने 10 करोड़। अध्याय 2 भाग 1 वॉल स्ट्रीट में प्रवेश। मैंने केलर को फ़ोन किया और उससे अपने बारे में बताया और यह भी कि मैं क्या चाहता हूँ। अगले दिन उसने मुझे कुछ पेपर साइन करने को भेजे और बताया कि मैं इन्हें जितनी जल्दी कुछ डिपॉजिट रकम के साथ वापस भेज दूंगा, उतनी जल्दी उसकी ब्रोकरेज फर्म में मैं अकाउंट धारक हो जाऊंगा। जब मुझे उसका नोटिस मिला तब मुझे कुछ कुछ होने लगा। अचानक मुझे लगने लगा कि मैं किसी आर्थिक परिदृश्य का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मैं वॉल स्ट्रीट का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी वहाँ गया नहीं, लेकिन केवल उसका नाम ही मुझे अलग तरह से आकर्षित करता है। लगता है कि यहाँ कुछ अलग और गंभीर होगा। अब मैं अपने शुरुआती कनेडियन काल को मूर्खतापूर्ण सट्टेबाजी के दौर के रूप में देखने लगा, जिसे मैं कभी दोहराना नहीं चाहूँगा। जब मैं न्यूयॉर्क के अखबारों में स्टॉक मार्केट कोटेशंस के लंबे धूसर कॉलम को पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी के एक नए और सफल दौर में प्रवेश करने वाला हूँ। यह मार्केट उत्तेजित कनेडियन मार्केट की तरह गोल्ड स्ट्राइक्स और यूरोपियन फील्ड की खबरों की वजह से पल में तोला पल में माशा होने वाली नहीं है। यह एक उत्तरदायी व्यापार है जिसमें बैंक प्रेसिडेंट की स्ट्रीट और बड़े बड़े उद्योग जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैं इसमें उचित आदर भाव से के साथ प्रवेश की तैयारी में था। इस बार मैं स्टॉक मार्केट में अधिक सावधान और ठोस कदम बढ़ाने का इरादा रखता था। मैंने अपनी संपत्ति को जोड़कर देखा कि मुझे आगे कितने धन के साथ काम करना है। मैंने कनेडियन मार्केट में $11,000 के साथ काम शुरू किया था, जिसमें मेरे ब्रांड निवेश के $3,000 और उसके लाभ के $8,000 थे। मेरे कनेडियन ऑपरेशन के लेन देन के 14 महीने बाद यह घटकर $5200 रह गए थे। अब मेरे पास ब्राइलैंड के बचे हुए $5800 ही शेष थे। वॉल स्ट्रीट में प्रवेश के लिए इतना खर्च पर्याप्त नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें और धन जोड़ने का निश्चय किया। मेरे शो बिजनेस के कार्यक्रम की बचत से मैंने इस धन को $10,000 तक कर लिया। यह एक अच्छा अकाउंट फिगर हो गया था। मैंने इसे एक ब्रोकर के पास जमा करा दिया। फिर एक दिन मैंने ट्रेडिंग शुरू की। मैंने केलर को फ़ोन किया और सर्वज्ञ बनते हुए एक वित्तीय अनुभवी की तरह ही सामान्य रूप से पूछा कि क्या अच्छा है। मुझे अब समझ में आता, ऐसी पूछताछ एक कसाई के लिए ज़्यादा अच्छी है, और उस समय केलर मेरे लिए उस जैसा ही था। उसने मुझे कई सुरक्षित स्टॉक के बारे में बताया। उसने मुझे इन स्टॉक के सुरक्षित होने के कई बुनियादी कारण भी समझाए। मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। मैं उनकी डिविडेंड में बढ़ोतरी, स्टॉक स्प्लिट्स और धन बढ़ोतरी की बातें ध्यान से सुनता रहा। अब यह मेरे लिए बहुत उच्च स्तर की व्यवसायी सलाह थी। मैंने सोचा कि यह व्यक्ति वॉल स्ट्रीट से ही अपनी जीविका चलाता है, इसलिए इसे जानकारी है। इसके अलावा उसने मुझे केवल सलाह दी है। उसने इस बात पर जोर दिया था कि जिसका निर्णय मेरे हाथ में है, इससे मुझे अपना भी महत्व और नेतृत्व लगा। एक दो स्टॉक जो उसने मुझे बताए थे तुरंत ही कुछ पॉइंट्स बढ़ गए, इसलिए भी मुझे उसकी सूचना पर कोई संदेह नहीं था। मैं अर्जन कर रहा था और स्टॉक मार्केट ऑपरेटर की मेरी क्षमता उसमें काम आ रही थी। मुझे वास्तव में यह मालूम नहीं चल रहा था कि मैं सबसे बड़े बुल मार्केट के बीच में पिस रहा हूँ, और यहाँ समय समय पर पन्नों पर लाभ दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है जब तक कि आप बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली ना हों। सन 1954 के शुरुआत में मैंने लगातार ये 3 आदर्श सौदे किए। ऐसे सौदे जिसने मुझे तसल्ली हुई कि मेरे सचमुच वॉल स्ट्रीट में हूँ। इस टेबल और पुस्तक के सारे टेबल्स में मैंने कमीशन और टैक्स को शामिल रखा है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर लेन देन में मुझे $400 से ज़्यादा का लाभ हुआ।
यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन कुछ हफ्तों में लगातार 1333.38 डॉलर के 3 लाभ से मुझे ऐसा लगने लगा कि यह कुछ सुगम, साधारण और नियंत्रित तरीका है वॉल स्ट्रीट में लाभ के साथ काम करने के एहसास और इस स्थान के लिए एक स्वाभाविक आदर भाव की वजह से मैं कुछ मूर्तापूर्ण प्रसन्नता में रहने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं अपनी कनेडियन स्टॉक की अपरिपक्वता खोता जा रहा हूं और इनर सर्कल की सदस्य बनता जा रहा हूं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं समझा कि मैंने कोई प्रगति नहीं की है। मैं केवल इस बात को छुपाने के लिए कुछ झूठे आश्वासन दे रहा था। उदाहरण के लिए, मैं अपने ब्रोकर की दी गई हुई सलाह की सूचना समझने लगा था। मैंने जानकारियों को सुनना बंद कर दिया था और वैध वित्तीय साझों पर आधारित प्रमाणिक खबरों को ग्रहण करना शुरू कर दिया था। इस तरह से मेरी नाव आसानी से निकल पड़ी। अप्रैल और मई 1954 के कुछ ट्रांजैक्शन की सूची यहाँ दे रहा हूँ। शेयर नेशनल कंटेनर खरीदा 11, बेचा लगभग 12.25। ट्राई कॉन्टिनेंटल वारंट्स खरीदा 5, बेचा 6। एलिस चार्ल्सन खरीदा 50, बेचा 54। बरीसर इरी खरीदा 24, बेचा 26। जनरल डायनामिक्स खरीदा 43, बेचा 47। मेस्टा मशीन खरीदा 32, बेचा 34। यूनिवर्सल पिक्चर्स खरीदा 19, बेचा 22। लाभ 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 लाभ। मेरा आत्मविश्वास पूरी ऊंचाई पर था। यह सचमुच कनाडा वाला हॉल नहीं था। यहाँ मैंने जो छुआ वह सोना बन गया। मई के अंत तक मेरे $10,000 बढ़कर $14,600 हो गए। कभी कभी होने वाले नुकसान मुझे परेशान नहीं करते थे। मैं इन्हें समृद्धि के रास्ते में ऊपर चढ़ते हुए हल्के फुल्के अनिवार्य से अवरोध मान लेता था। साथ ही जब भी कोई ट्रेड सफल हो जाता था तो मैंने अपनी पीठ थपथपाता था और जब नुकसान हो जाता था तो उसका दोस्त ब्रोकर के सिर मढ़ देता था। मैं लगातार ट्रेड करता रहा। मैं अपने ब्रोकर को कभी कभी दिन में 20 फ़ोन करता था, जब तक मैं दिन भर में कम से कम एक ट्रांजैक्शन नहीं कर लेता था। तब तक मुझे मार्केट में अपना रोल पूरा नहीं लगता था। अगर मैं कोई नया स्टॉक देख लेता था तो मैं उसे लेना चाहता था। मैं नए स्टॉक के लिए ऐसे लालायित रहता था जैसे बच्चे नए खिलौने के लिए रहते हैं। जुलाई 1954 के आसपास मैं वॉल स्ट्रीट के जिन ट्रांजैक्शन में उलझा रहा उनकी सूची बताती है कि मैंने कैसे थोड़े बहुत लाभ के लिए अपनी ऊर्जा को लगाए रखा। इस लेन देन में मेरा कुल लाभ $1.89 रहा। इन सब में सबसे खुश व्यक्ति मेरा ब्रोकर था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के मुताबिक इन 10 ट्रांजैक्शन पर उसका कमीशन $236.65 बनता था। दुर्भाग्यवश मेरे $1.89 के लाभ में मेरी टेलीफोन कॉल्स का खर्च नहीं जुड़ा था। इन सब के बावजूद केवल एक बात मुझे परेशान कर रही थी। मेरे ब्रोकर के स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए आधे शब्द तो मुझे समझ ही नहीं आते थे। मैं अपनी अज्ञानता दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इस विषय पर पढ़ने का निश्चय किया। न्यूयॉर्क के दैनिक अखबार में आर्थिक कॉलम पढ़ने के अलावा मैंने स्टॉक मार्केट पर किताबें पढ़नी शुरू कर दी, जिससे उसके स्तर पर बात कर सकूं। धीरे धीरे मैं नए शब्दों की श्रृंखला से परिचित होने लगा और हमेशा उन्हें प्रयोग में लाने की कोशिश करने लगा। मैं कमाई, अर्निंग, डिविडेंड, कैपिटलाइजेशन जैसे शब्दों से आकर्षित होता था। मैंने सीखा कि प्रति शेयर मुनाफे का मतलब है आउटस्टैंडिंग शेयर की संख्या को कंपनी के शुद्ध लाभ से भाग देना और लिस्टेड
सिक्योरिटीज़ का मतलब है उन स्टॉक की सूची जो न्यूयॉर्क और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में है। मैंने स्टॉक, बॉन्ड, असेट, प्रॉफिट और यील्ड्स की परिभाषा को समझने में मेहनत की। पढ़ने के लिए बहुत कुछ था क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में हजारों पुस्तकें छापी जा चुकी हैं। कई संस्कृति विषयों से ज़्यादा पुस्तकें स्टॉक मार्केट के बारे में लिखी जा चुकी हैं। इस विषय में मैंने जिन पुस्तकों को पढ़ा वे हैं ABC ऑफ इन्वेस्टिंग, RC Effinger, द स्टॉक मार्केट, डाइज एंड एटमैन, द सिक्योरिटीज मार्केट एंड हाउ इट वर्क, B.E. Schultz, Theor इन्वेस्टमेंट, लियो बार्नेस, प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, HM गोर्टले, कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, कर्टिस डाल, यू कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट, E.J. मान। नए शब्दों के ज्ञान से सुशोभित होकर जिसे मैं अपने ज्ञान में वृद्धि समझता था, मैं अधिक महत्वाकांक्षी हो गया। अब मुझे लगने लगा कि एक दूसरे ब्राइलैंड के ढूंढने पर का समय आ गया है। हो ना हो वॉल स्ट्रीट में कोई ना कोई बड़ा स्टॉक होना ही चाहिए जो मुझे अच्छा लगे। ऐसा ही कोई अच्छा स्टॉक आज मैं लिटिल पेनी स्टॉक को समझता हूँ।